हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 9 का संबंध 162 के साथ में तो 8 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि 9 से यहाँ पर 162 कैसे बना है। तो 9 से 162 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले 9 से 162 बनाने के लिए इस 9 का किया गया है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और इस 181 का क्या किया गया है, 2 गुना करके यहाँ पर लिखा गया है 162। ठीक है, और ध्यान से देखिए 162 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 8 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सेम इसी 9 की तरह इस 8 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 64 होता है। और जिस प्रकार से 9 के स्क्वायर का क्या किया गया था, 2 गुना, तो यहाँ पर हम 8 के स्क्वायर का क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो यहां पर 64 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको पता है 64 का 2 गुना होता है 128। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 128। अब हमें देखना है कि 128 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 128 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीरीज में देखना है कि आपको सीरीज में क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 3, 3 के बाद में 10, 10 के बाद में 24, 24 के बाद में 52, 52 के बाद में 108 और 108 के बाद में हमसे पूछा गया है किस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए कि यहाँ पर 3 से 10 कैसे बनेगा। तो 3 से 10 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 से 10 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 3 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें और इसके अंदर +4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 10। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 3 दूना हो जाएगा 6, 6 के अंदर +4 करेंगे तो बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से यहाँ पर कितना बन रहा है, 24 है। तो 10 से 24 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम इस 10 का भी क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें और इसके अंदर +4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 24। कैसे बनेगा, तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर 10 दुआ हो जाएगा 20 और 20 के अंदर +4 करेंगे तो बन जाएगा 24। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर आगे देखिए 24 से यहां पर कितना हो रहा है, 52। तो 24 से 52 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम यहां पर भी क्या करें, 24 का क्या कर दें, 2 से गुना कर दें और इसके अंदर +4 कर दें तो यहां पर देखिए 24 दुआ कितना हो जाएगा 48 और 48 के अंदर +4 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 52। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहाँ पर आगे देखिए, आगे 52 से कितना हो रहा है, 108 है। तो 52 से 108 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम क्या करें, इस 52 का 2 गुना कर दें और इसके अंदर +4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 108। कैसे बनेगा, तो वो यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 52 दूना हो जाएगा 104 और 104 के अंदर +4 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 108। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हमसे पूछा गया है कि 108 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है उस लॉजिक को समझिए। यहां पर देखिए 3 से 10 कैसे आया, तो यहां पर क्या किया गया है, पहले 3 का 2 गुना किया गया है और जो संख्या आई है उसके अंदर +4 करके 10 से लिखा गया है। ठीक है,
फिर आगे देखिए 10 से कितना हुआ है 24 से, तो 10 से 24 कैसे हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, पहले 10 का गुणा किया गया है 2 के साथ में और जो संख्या आई है उसके अंदर प्लस 4 करके यहाँ पर 24 लिखा गया है। फिर देखिए आगे आगे 24 से कितना लिखा गया है 52, तो 24 से 52 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है 24 का 2 से गुणा किया गया है और जो संख्या आई है उसके अंदर प्लस 4 करके यहाँ पर 52 लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से आगे देखिए 52 से 108 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी 52 से 108 लाने के लिए पहले 52 का 2 गुना किया गया है और जो संख्या आई है उसके अंदर प्लस 4 करके 108 लिखा गया है। यानी कि इसके अंदर सीरीज के अंदर क्या किया गया है, पहली संख्या से अगली संख्या लाने के लिए पहले उस संख्या का क्या किया गया है 2 गुना किया गया है और जो संख्या आई है उसके अंदर प्लस 4 करके अगली संख्या लिखी गई है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 108 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस 108 का क्या करेंगे मेरे भाई 2 गुना करेंगे और इसके अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 4 कर देंगे, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 108 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 108 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 216, ठीक है, और 216 के अंदर प्लस 4 करेंगे तो 216 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 220। अब हमें देखना है कि 220 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 220 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके और जीएस के 3500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 3500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये और इन 3500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में आपको 1000 प्लस अलग से जीके और जीएस के क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा और इन्हीं के साथ में आपको 500 प्लस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को लेना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाला चित्र दिया गया है इस चित्र के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है तो उसको समझिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, आपको याद रखना है जब भी आपको ऐसी आकृति दिखाई दे तो याद रखना ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। कैसे है तो देखिए एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है और इन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर एक आकृति ये वाली बनती है। यानी कि एक त्रिभुज इन दोनों आकृतियों को मिलाकर बनता है। तो हो गए 3 त्रिभुज। हाँ सर बिल्कुल हो गए। अब आपको ट्रिक क्या लगानी है, तो आपको यहाँ पर ऐसी आकृति आपको इस बड़े वाले चित्र में देखना है कि ऐसी आकृति कितनी दी गई है। तो ध्यान से देखिए, हम आपको एक एक आकृति को काउंट करवाएंगे। तो देखिए ऐसी आकृति हमें क्या करनी है, इस बड़ी वाली आकृति में देखनी है। तो यहाँ पर देखिए एक आकृति तो हमें दिख रही है, ये वाली, बोलो दिख रही है, तो हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। एक एक कलर से हम आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। उसी प्रकार से ध्यान से देखिए एक आकृति ये वाली बन रही है, बोलो बन रही है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रही है। तो इसके अंदर प्लस एक और कर दीजिए, ठीक है। साथ में इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है, देखिए एक आकृति ऐसी ये वाली बन रही है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रही है। तो यहाँ पर प्लस एक और कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक आकृति ये वाली बन रही है कि नहीं बन रही है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रही है। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस इसके अंदर और कर दीजिए। साथ में यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, एक आकृति यहाँ पर ये वाली बन रही है, इसी प्रकार से नीचे, बोलो बन रही है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रही है। तो यहाँ पर इसके अंदर प्लस एक और कर दीजिए। अब इसके अलावा ऐसी आकृति बड़ी आकृति में और दिख रही है, तो नहीं सर और ऐसी आकृति हमें नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या है इन सभी को टोटल कर लीजिए।
तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 2, एक ये हो जाएगा 3, एक ये हो जाएगा 4 और एक ये हो जाएगा, कितना हो गया, इन सभी को जोड़ा तो टोटल हो गया 5। एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो इस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ में, तो 5 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 15। यानी कि यहाँ पर हमारे सामने जो ये वाला चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 15 है। तो 15 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 15 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि औषधि का संबंध है रोगी के साथ में, तो शिक्षा का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि औषधि का संबंध रोगी के साथ में कैसे है। तो यहाँ पर देखिए औषधि का संबंध रोगी के साथ में कैसे है, तो जो औषधि होती है ये किसको दी जाती है, तो ये दी जाती है रोगी को। अब इसी प्रकार से आपको यहां पर बताना है कि शिक्षा किसको दी जाती है, तो मेरे भाई शिक्षा दी जाती है किसको, छात्र को। तो यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा छात्र है। अब हमें देखना है कि छात्र शब्द किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर छात्र शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि लंबाई का संबंध है मीटर के साथ में, तो विद्युत शक्ति का संबंध के शब्द के साथ में होगा। तो इस प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि लंबाई का संबंध मीटर के साथ में कैसे है। तो लंबाई का संबंध मीटर के साथ में है कैसे, तो लंबाई का मात्रक होता है क्या, मीटर। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना विद्युत शक्ति का मात्रक होता है क्या, वाट। ठीक है, तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा वाट। अब हमें देखना है कि वाट किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर वाट हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 23 गुणा 5 बराबर 27 है और 13 गुणा 8 बराबर 20 है, तो 29 गुणा 6 बराबर है क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि 23 गुणा 5 बराबर 27 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है कि 13 गुणा 8 बराबर 20 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 29 गुणा 6 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि 23 गुणा 5 बराबर 27 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 23 गुणा 5 बराबर 27 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर गुणा के स्थान पर किया गया है प्लस। तो 23 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 23 प्लस 5 ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 28 और 28 में से यहाँ पर क्या किया गया है -1 करके यहाँ पर लिखा गया है 27। ठीक है, और 27 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 13 गुणा 8 है, तो गुणा के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 13 और 8 हो जाएगा 21। ठीक है, सेम इसी 28 की तरह इस 21 में से भी एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। और ध्यान से देखिए 20 यहाँ पर दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर 29 गुणा 6 बराबर है क्या होगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पर 29 गुणा 6 है, तो इस गुणा के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 29 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 29 और 6 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और सभी
सभी में -1 किया था, तो यहाँ पर भी 35 में से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो 35 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 34 है, यानी कि 29 गुना 6 बराबर लिखा जाएगा 34 है। अब हमें देखना है कि 34 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 34 हमें दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है, तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में HIM-ACE को 21 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में SIP-TAG को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि सातवां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि HIM-ACE इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 21। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि SIP-TAG इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर में जो आएगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर देखना है कि HIM-ACE को 21 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर 21 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर इन सभी का नंबरिंग किया गया है। तो यहां पर देखिए H का नंबर होता है 8, I का नंबर होता है 9 और M का नंबर होता है 13। ठीक है, फिर क्या है माइनस है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ए का नंबर होता है 1, सी का नंबर होता है 3 और ई का नंबर होता है 5। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर संख्या है तो इनको जोड़ देंगे, यहाँ पर संख्या है तो इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो 30 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 21। और ध्यान से देखिए 21 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि SIP-TAG बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका नंबरिंग करेंगे। तो देखिए S का नंबर होता है 19, ठीक है, I का नंबर होता है 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। फिर क्या है, PP का नंबर होता है 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16। ठीक है, जोड़ना था तो जोड़ दिया। फिर क्या है माइनस है। अब आगे देखिए, आगे क्या है T का नंबर होता है 20। ठीक है, फिर क्या है A का नंबर होता है 1। फिर क्या है G का नंबर होता है 7। अब इन सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, 28 और 16 कितना हो जाएगा, तो 28 और 16 हो जाएगा 44। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, तो 21 और 7 हो जाएगा 28। अब 44 में से -28 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। यानी कि SIP-TAG बराबर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 16 हमें दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो सातवें प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं कि सातवां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी कि आठवां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि गौरैया, पक्षी और बिल्ली इन तीनों शब्दों से सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को सोल्व करना है तो क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम बनाना है उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, गौरैया, पक्षी और बिल्ली इन तीनों शब्दों से क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में रिलेशन देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, क्या गौरैया और पक्षी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो गौरैया होता है ये क्या होता है, पक्षी होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे है पक्षी और फिर क्या है बिल्ली। तो क्या पक्षी और बिल्ली के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, पक्षी और बिल्ली के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि पक्षी क्या होता है, अलग होता है, और बिल्ली क्या होता है, जानवर होता है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे,
गौरैया और बिल्ली के बीच में रिलेशन देखेंगे। क्या गौरैया और बिल्ली के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, गौरैया और बिल्ली के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि गौरैया एक पक्षी है और बिल्ली क्या है? जानवर है। अब इतना आपको पता चल गया। अब वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे, तो वो देखिए। सबसे पहले देखिए, अभी आपने बताया कि गौरैया क्या है, तो गौरैया एक पक्षी है। तो मेरे भाई देखिए, पहला आरेख तो हम बना देंगे किसके लिए? पक्षी के लिए। अब गौरैया पक्षी है तो पक्षी के अंदर आएगा कौन? गौरैया। तो यहाँ पर दूसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए? गौरैया के लिए। अब यहाँ पर देखिए, क्या बिल्ली का पक्षी और गौरैया के साथ में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पक्षी का यानी कि बिल्ली का पक्षी और गौरैया के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि बिल्ली इन दोनों से क्या है? अलग है। तो तीसरा आरेख हम इन दोनों से अलग बना देंगे किसके लिए? बिल्ली के लिए। तो आपका सही वेन आरेख बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि किसी वर्ष का 14 सितंबर मंगलवार है तो उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाई ये 9वां प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है कि 14 सितंबर को वार है क्या? मंगलवार है। और आपसे पूछा गया है कि उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा वार होगा? तो क्या करेंगे, 14 सितंबर का वार हमें पता है क्या वार है? मंगलवार है। तो यहाँ पर देखिए, जो सितंबर माह होता है उस सितंबर माह में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो सितंबर माह में दिनों की संख्या होती है 30। 14 सितंबर का वार हमें पता है, इसलिए इस 30 में से क्या कर देंगे? 14 को घटा देंगे। तो 14 में से यानी कि 30 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16। अभी 16 के अंदर जोड़ देंगे किसको? 17 को, क्योंकि 17 अक्टूबर का हमें वार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 16 और 17 कितना हो जाएगा? तो 16 और 17 हो जाएगा 33। अब हम क्या करेंगे, इस 33 के अंदर भाग दे देंगे 7 का। 7 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि वार की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, इसलिए 33 के अंदर भाग देंगे 7 का। तो यहाँ पर देखिए ये चला जाएगा 7 चौका 28। अब 33 में से 28 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 5। शेष कितना बच गया? 5 बच गया। अब यदि हम मंगलवार के अंदर 5 दिन ऐड कर देते हैं तो हमें 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये हमें पता चल जाएगा। तो कितने दिन ऐड करने हैं? 5 दिन ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5 किस में ऐड करने हैं? मंगलवार में। तो देखिए मंगलवार के बाद में होता है बुधवार, बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में शनिवार, और शनिवार के बाद में हो जाएगा रविवार। यानी कि उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह का दिन होगा रविवार। अब हमें देखना है कि रविवार किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, रविवार हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे? तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 23 से यहाँ पर 506 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से 23 से 506 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 29 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 23 से 506 कैसे लिखा गया है? तो 23 एक क्या है? छोटी संख्या है, और 506 क्या है? एक बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 23 से 506 कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है? यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या? सबसे पहले तो इस 23 का क्या किया गया है? स्क्वायर किया गया है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, और इस 529 से यहाँ पर 506 लिखा गया है कैसे? तो इस 529 में से इसी 23 को माइनस करके यहाँ पर लिखा गया है 506। ठीक है, और ध्यान से देखिए 506 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 29 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो करना क्या है? इसी 23 की तरह इस 29 का भी हम क्या करेंगे? पहले स्क्वायर करेंगे। 29
29 का स्क्वायर कितना होता है? तो 29 का स्क्वायर होता है 841। अब इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे इसी 29 को। तो 841 में से माइनस 29 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 812। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 812। अब हमें देखना है कि 812 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 812 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके जीके और जीएस के 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये जीके और जीएस के 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इन 3500 प्रश्नों की फीस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए। तो 35 रुपए के अंदर आपको 3500 प्लस जीके और जीएस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इन 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।